हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 1 2 3 पर। चलिए आज मैं न्यू और थ्योरेटिकल टॉपिक लेकर आपके साथ समय बिताने वाला हूं कुछ, और इसमें हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही हॉट टॉपिक, वैसे तो हॉट है ही सही है, लेकिन ये जेईई और नीट के लिए बहुत हॉट होने वाला है। बहुत ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पर आते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या होती है ये सबसे पहले अपन को समझना है ना। तो हमेशा की तरह मैं आपका स्वागत करता हूं कि अगर तू जिंदा है तो जीत पर यकीन कर, अगर है कहीं पर स्वर्ग तो ला उतार उसे जमीन पर, और वह स्वर्ग आपके लिए होगा एनटीए का स्कोर कार्ड, है ना। बेस्ट स्कोर, बेस्ट रैंक, है ना, बेस्ट परसेंटाइल, दैट विल डिफाइन यू। ओके, तो आज बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में, है ना। बहुत आसान सी भाषा में मैं बात करूंगा जिससे आप ताकि अंडरस्टैंडिंग कर ले और लर्न कर ले। तो थर्मोडायनामिक्स किसको बोलते हैं? जब थर्मल यानी हीट जब डायनामिक हो जाए, चलने लगे, बहने लगे, है ना, डायनामिक्स में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। यानी हीट का परिचालन होने लगे, हीट मूव करने लगे, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। और थर्मोडायनामिक्स को हमने मेजरली 4 लॉ में क्लासिफाइड किया है। एक तो जीरोथ लॉ, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकंड लॉ, एक थर्ड लॉ, है ना। तो हम जनरली जो आज बात करेंगे फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, और हम आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक ये क्या होते हैं, है ना, और इसके द्वारा पीवी ग्राफ में किस प्रकार से हम वर्क डन फाइंड करते हैं, हीट इजेक्टेड फाइंड करनी है, हीट रिजेक्टेड फाइंड करनी है, टोटल वर्क डन फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई होती है। और फाइनली मेन होता है वर्क डन। और अंत में लेंगे अपन जेईई मेंस के, और सॉरी जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल लूंगा मैं, और जेईई मेंस के भी कुछ न्यूमेरिकल उठाऊंगा मैं। ठीक है, तो इतनी सारी बात आज के इस वीडियो के लेक्चर या इस सेशन में अपन करने वाले हैं। तो ठीक है, मैं थर्मोडायनामिक्स को मैं क्लासिफाइड अगर करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं क्लासिफाइड करूं तो आपके सामने 3 चीजों में आती है। ठीक है, एक जो आता है वो जीरोथ लॉ आता है। कौन सा लॉ आता है? जीरोथ लॉ। ठीक है, शून्यवान है हिंदी में। और फिर आता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ। फिर कौन सा आता है? सेकंड लॉ। और एक होता है थर्ड लॉ। सर ये तो हमने सुना ही नहीं थर्ड लॉ। अरे तो क्या करना है सुनकर, है ना, सुनकर क्या करना है, अभी सुन लोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ है कि जीरोथ लॉ किसको बोलता है, तो पहले मैं यह समझा लेता हूं, उसके बाद जीरोथ लॉ इसको बोलते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास 3 एंटिटी है, एक डस्टर है और एक लेट से मार्कर या मार्कर की डिब्बी है, ठीक है, और एक ये मार्कर है। अब अगर ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, लेकिन इन दोनों के बीच में, डिब्बी और मार्कर के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, आना जाना। ना तो ये इसको हीट दे सकता है, ना ये डिब्बी इसको हीट दे सकती है। यानी ये इंसुलेटेड है किसके द्वारा? एडियाबेटिक वाल के द्वारा। एडियाबेटिक वाल क्या होती है? ना तो हीट को जाने देती है, ना हीट को आने देती है। बात क्लियर हुई? और तीसरा सिस्टम यहां पर ये रखा है, लेकिन ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है हीट, यानी विनिमय कर सकता है ऊष्मा का, और ये इस बी के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है हीट का। तो ये इसके साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये इसके साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो नो डाउट, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कैसे? अरे यार सिंपल सी बात है सर, ये तो बात समझ में ही नहीं है, क्या बोल दिया आपने। अरे ये एक टीए सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये टीबी सिस्टम है, और इसको मैंने थर्मली इंसुलेटेड कर रखा है, यानी ये एडियाबेटिक वाल है। ठीक है, इसमें ना तो हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है, क्यों का कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन ये जो है एक तीसरे सिस्टम के साथ, तीसरे सिस्टम को जिसको आप बोल दो टीसी, तो उसके साथ हीट आना जाना हो सकता है, और ये उसके साथ भी हीट आना जाना हो सकता है। यानी कह सकता हूं कि TA इक्वल टू टीसी और TB इक्वल टू टीसी, यानी ये दोनों कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसके साथ? टीसी के साथ। यानी टीसी का जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वो ए के टेम्परेचर के इक्वल होगा, और सी का जो टेम्परेचर होगा वो भी बी के इक्वल होगा। तो नो डाउट मस्ट कंडीशन क्या निकलती है ना। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आता है कि टीबी इक्वल टू टीए होगा, इसको होना पड़ेगा। यानी ए और बी को चाहे वो
एडियाबेटिक वाल्व से इंसुलेटेड है, भले ही वो हीट का एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो हीट वास्तव में इसके द्वारा यहां से होती होती तो आ सकती है, यहां से तो आ सकती है ना। तो ये जीरोथ लॉ कहता है। बात क्लियर हो गई ना, हमेशा जीवन में कभी नहीं बोलोगे इसको। जीरोथ लॉ क्या होता है, दो सिस्टम इंसुलेटेड कर देते हैं हम एडियाबेटिक वाल्व से, लेकिन ये दोनों सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ क्या होते हैं, तीसरे सिस्टम के साथ क्या होते हैं, थर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी एक बॉक्स पैक है, उसके अंदर गर्म चाय रख दिया आपने और एक थोड़ी सी ठंडी चाय रख दी और उसको ढक्कन लगा दिया, तो तीनों चाय का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। बस इतने बहुत एग्जांपल है यार, क्या सोचना। अब मेन आते हैं फर्स्ट लॉ पर। फर्स्ट लॉ मुझे समझाना है, इसी को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं कि अगर किसी को मैंने क्यू हीट दी, किसको दी क्यू हीट, किसी सिस्टम को दी। अब बोलेंगे सर सिस्टम क्या वर्ड बोल दिया, पता नहीं। सिस्टम एक असेंबली होती है पार्टिकल्स की। सिस्टम इज ए असेंबली ऑफ पार्टिकल विच कंटेन ए फाइनाइट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब ये भी समझ में नहीं आया, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, समझ जाएंगे। ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होते हैं। प्रेशर किसको बोलते हैं, जब किसी सिस्टम को कंप्रेस किया जाता है, ऐसे ऐसे जोर से दबाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, ये जैसे रूम का है, स्टूडियो का है, ये वॉल्यूम हुआ। और टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस को बताता है, उस कौन सी हीट गर्म है, कौन सी बॉडी नॉट हीट, कौन सी बॉडी गर्म है, कौन सी बॉडी ठंडी है। तो इन दोनों के बीच में थर्मल ग्रेडियंट कितना है, यानी जो उनमें फर्क कितना है कि ये कितने डिग्री पर है, ये कितने डिग्री पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, प्रेशर भी एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है और वॉल्यूम भी एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है। इनमें एक इंटर रिलेशन होता है, एक इंटर रिलेशन के साथ जो चीजें डिक्लेयर की जाती है, इन तीनों को किसी सिस्टम पर अप्लाई करते हैं या किसी पार्टिकल की असेंबली पर अप्लाई करते हैं, तो वो बनता है एक सिस्टम। बात क्लियर होगी। तो एक सिस्टम है, तो एक सिस्टम को आपने डीक्यू या क्यू हीट दी, तो इसने कुछ कार्य कर दिया, वर्क कर दिया, कुछ वर्क डन कर दिया और कुछ अपने पास रख ली। अब बोलोगे अपने पास क्यों रखेंगे, हाँ नेचर का अपना प्रिंसिपल है। शहर में मकान खरीदने जाओ आप लोग, 20 लाख का मकान खरीदा आपने, मान लो कि 20 लाख आपकी हीट दी आपने, तो उसमें से ब्रोकर ने 1 लाख चेट कर दिया, मान लो कि 20 लाख का प्लॉट, तो 19 लाख का तो प्लॉट लिया और 1 लाख उस ब्रोकर ने अपनी जेब में रखा, तो 1 लाख क्या हुआ, वेस्ट गया आपके लिए। तो आपके लिए क्या काम का, आपको तो 19 लाख का प्लॉट मिला। अब आप बोलोगे हम सर्च करके ले लेते, तो अरे वो बात अलग है ना वो बात दैट विल बी द सेपरेट थिंग, उसके बारे में नहीं जाना है ना। हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो एक अलग बात है, उसके लिमिटेशन सेकंड ला थर्ड ला में करेंगे, अभी सोचूंगा। तो यू जो है ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये यू किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, एन आर कहां से, एन सी वी, हाँ आर इसी के अंदर आएगा, एन वी सी और इंटू डेल्टा टी, या ये उसके इक्वल भी होती है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। सीपी और सीवी क्या है, सीपी और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट है। अब सर ये अलग बात बोल दी आपने, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अरे स्पेसिफिक हीट कुछ नहीं होती है, होती कुछ भी नहीं है। किसी भी मटेरियल को 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए, एक डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए, वाटर का बोल दो कि वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करना है 1 ग्राम वाटर को, 4.2 जूल लगता है। नहीं है सर समझ में, 1 ग्राम पानी लिया, ठीक है, ये कितना है, 1 ग्राम पानी लिया आपने, है ना। इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का इंक्रीमेंट करने के लिए जो हीट चाहिए होगी, जो हीट चाहिए होगी, वो तो स्पेसिफिक हीट होगी। क्या सोचना है यार, इतनी बेसिक बात भी क्या कि अगर 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए जितनी हीट चाहिए, और वो हीट कितनी होती है, 4.2 जूल। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 4.2 जूल। तो ये वाली बात है। तो ये क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी पर डिपेंड कर रही है।
दुनिया में किसी पर चीज पर ये डिपेंड नहीं करेगा, डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ, डेल्टा टी जिनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन पे भी होगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और वर्क डन जो होता है ये होता है P डॉट डेल्टा वी, और ये अगर मैंने कहा कि एक्सटर्नल, और यहां से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, अलग अलग फॉर्म में हो जाएगा। और ये जो Q है ये क्या है, हीट सप्लाइड है ना। ये कौन सी हीट से हीट सप्लाइड है, जो मकान लेने के लिए 20 लाख अपन ने ब्रोकर को दिए थे, दलाल को दिए थे कि ले भाई तुम्हें हमको 20 लाख का मकान दे दे। उसने सोचा कि अच्छी पार्टी है ना, अच्छा पैसा दबाया, उसको क्या आभास कि 20 लाख कैसे कमाया होगा, है ना। तो हाँ, कैसे कैसे कमाते वो बात लगे। तो 20 लाख में से 1 लाख ब्रोकरशिप उसने अपनी जेब में रखी, है ना। 19 लाख का प्लॉट या मकान दे दिया आपको, आप भी खुश, हाँ ये भी, ये 20 लाख का ये उससे भी लिए। तो इस प्रकार का जो लॉसेस होता है ना एनर्जी का, जो एक्चुअली यूजेबल नहीं है, बात क्लियर आ रही, जो लीकेज है एनर्जी का या व्हाटएवर जिसका भी, वो हम क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। तो ये इससे क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो कुछ तो क्या कर देगा, वर्क कर देगा। और ये जो टोटल हीट सप्लाई थी, तो ये कहलाता है फर्स्ट लॉ। व्हेन वी सप्लाई ए क्यू हीट या व्हेन वी गिव ए क्यू हीट टू ए सिस्टम, देन सिस्टम विल वर्क अप टू फाइनाइट लिमिट, एंड सम हीट विल absorb by itself, that will reflect in terms of raising in temperature, such a called, this is called the first law of the thermodynamics। तो अब इन्हीं के बारे में यहां से अगर मैं बात करूं तो अब अगर ये आपने टेम्परेचर कितना लिया, तो इसी में आता है आइसोथर्मल। क्या, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और साइक्लिक, है ना। ये मैं 5 प्रकार के सिस्टम पढ़ूंगा। आमतौर पर 4 प्रकार के सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन चौथे सिस्टम की भी प्रॉपर्टी अलग है, तो मैं इसको सिस्टम ही मानता हूं, है ना, इसको मैं सिस्टम ही मानता हूं। और मैं जस्टिफाई करूंगा, है ना, करूंगा कि ये इन चारों से कैसे डिफरेंट है ना, ये बात होगी, और मैं प्रूफ के साथ दूंगा, है ना। तो ये वाली बात, इतनी बात क्लियर हुई, हाँ सर ये होगी। तो ये जो आ रहा है फर्स्ट लॉ की ही वेरिएशन है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ इसी की लिमिटेशन को ही बोलते हैं, सेकंड लॉ इसी की लिमिटेशन को बोला जाता है, क्या, इसी को, है ना। ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको कह दूं कि आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल स्टडी रहे, थर्मोडायनेमिक्स का एक विजुअल मैप रहे, है ना, बुलेट पॉइंट्स रहे, ताकि आप आंसर को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और अपने निष्कर्ष तक पहुंच पाए। तो कहने का अर्थ कि सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है जो थर्ड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ नहीं कर पाया, वो सेकंड लॉ ने थोड़े से कहा कि ये स्टेट ऑफ हीट के बारे में बात करता है, कि अगर एक ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री हीट किधर फ्लो होगी, ये बात ये नहीं करते थे भाई साहब, फर्स्ट लॉ नहीं बोलते, यानी डायरेक्शन के बारे में ये बात करेगा, ठीक है। और क्लाउसियस और सेल्सियस और इन लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि इनको अलग अलग फार्मूलेट किया कि किसी भी ऊष्मा को, किसी भी हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। ये भी साइंटिस्ट ने कहने की कोशिश की। किन्होंने तो ये कहा कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो हीट बह सकती है, फ्लो हो सकती है, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, बट इट इज नेवर पॉसिबल कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, यानी कोल्ड बॉडी यानी ठंडी वस्तु से या ठंडे सिस्टम से गर्म सिस्टम की ओर हीट कभी फ्लो नहीं होगी। ये सेकंड लॉ में जस्टिफाई होता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी बात कही है। तो ये इतना है, जब मैं इसका डिटेल लेक्चर लेके आऊंगा तब अपन बात करेंगे। और थर्ड लॉ में एंट्रोपी के बारे में बात की गई है, एंट्रोपी क्या होती है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है थर्ड लॉ में भी, है ना, कि एंट्रोपी और प्योर सिस्टम, है ना। फिर हम ये बात करेंगे प्योर जो आपका क्रिस्टल होता है उसके बारे में, फिर टेम्परेचर के बारे में, बहुत सारी चीजें वो होगी अपन जब उसको आएंगे। अभी वहां नहीं जाना है तो सब्जेक्ट से भटक जाए। ये अब आती है अपन मेन फर्स्ट लॉ को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ये पूरा आपके माइंड में मैंने मैप जमा दिया है, टिकडिंग, है ना, जम गया आपके माइंड में। अब अपन क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो चलो इसको पहले इतने कॉपी करो,
चलो ओके परफेक्ट। अब अपन क्या करने वाले हैं, इन सब लॉ को हटा दीजिए, है ना। अब अपन बात करेंगे बहुत ही मुद्दे के बारे में, है ना। मुद्दा अब शुरू होता है, लेक्चर अब शुरू होता है अपना। तो अब आप बोलोगे कि सर अभी तक आइसोथर्मल क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाता हूं पहले, ठीक है। तो आइसोथर्मल सिस्टम होता है जहां पर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। टेम्परेचर उसका क्या हो, कांस्टेंट, यानी वेरी नहीं करना हो, यानी टू स्टेट है तो T1 - T2 ऑलवेज मस्ट बी 0 होना चाहिए। यानी एक सिस्टम है, सिस्टम वर्क कर रहा है, भले वो वर्क कर रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द वर्क उसमें टेम्परेचर रेज नहीं होगा। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है ना। देखो ये एक सिलेंडर है, इमेजिन करो, अरे यार सर सिलेंडर और इसके अंदर कोई गैस भरी है। कैसी गैस भरी हुई है, आइडियल गैस, ठीक है। कौन सी गैस इसके अंदर फील्ड है, आइडियल गैस। अब आप कहेंगे आइडियल गैस क्या होती है सर, आइडियल गैस वो होती है जो PV = nRT को फॉलो करती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को मिक्स करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को जब इंक्लूड करते हैं तो ये वाली चीजें मिलती है। वो अपन इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन PV = nRT को फॉलो करने वाली एक गैस फील है ना। ये गैस इसके अंदर फील है। तो ज्यादा मैं इसकी रामायण में नहीं जा रहा हूँ, फालतू की चीजें में इसके अंदर कोई बात नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सिंपल सी चीज आपको ये समझूंगा कि इसको एक हीट दो, यानी ये वर्क करे, यानी इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, है ना। यहां मान लो कि V था और यहां dV हो गया होगा लेट से, और तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इस केस में प्रेशर P रहा होगा, और जब ये यहां आ गया होगा तो प्रेशर ये आइडियल गैस में यहां लिख देता हूं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन है ना। तो यहां पर क्या रहा होगा, P - ΔP कम हुआ होगा, प्रेशर कम हुआ होगा। हाँ, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये क्या बोल रही है, PV = nRT क्या बोल रही है, PV = nRT, ठीक है। ये क्या बोल रही है, यहां पर है क्या, P क्या है, प्रेशर है, ठीक है। V क्या है, वॉल्यूम है, आयतन जिसको आप बोलते हैं, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। और R तो एक कांस्टेंट है, और T जो है यहाँ पर टेम्परेचर है। तो जब इसमें अपन टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो PV, N तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और T भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो PV = क्या हो गया, nRT, और ये एक बंडल हो गया, इसको बोल दो C। तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एक कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इसको चाहो तो केवी बोल सकते हैं, मैंने C से रिप्रेजेंट किया। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर वॉल्यूम तो जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो, डिक्रीज, यानी एक बढ़ेगा तो एक को घटना पड़ेगा। तो इसी से हमारे पास आता है कि आइसोथर्मल में हमें क्या करना है, 2-3 चीजें फाइंड करनी है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो ये सिस्टम को अपन ने क्या करा, थोड़ा सा हीट किया। तो जो टेम्परेचर यहां पर था, लेट से जो टेम्परेचर यहां पर था वो ही यहां पर भी रहेगा। टेम्परेचर में कोई चेंज, यानी टेम्परेचर में चेंज ना करो, बहुत ही स्मॉल प्रोसेस है, स्मॉल लेस स्मॉल है ये, यानी इमेजिन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल में आगे चलकर अपन देखेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा ना, थ्योरेटिकली उस चीज को अपन मान रहे हैं। तो बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल छोटी क्वांटिटी को जब अपन रेस करते हैं तब उसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो ये वाली इतना आप इसको पहले लिखिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो आपके पास एक रिजल्ट आया PV = C, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हो रहा है PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट के, C कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए पहले तो आपके पास, है ना। तो यस, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ज्यादा स्लोप वाला नहीं, थोड़ा स्लोप वाला, है ना। तो ये A पॉइंट पे लेट से P1 V1, और ये P दूसरा पॉइंट है लेट से B, जिसको मैंने बोला ये पॉइंट, और ये P2 V2, यानी A से B तक क्या हुआ आपका सिस्टम, यानी प्रेशर P1 से P2 तक गया, वॉल्यूम V1 से V2 तक गया, और इस दौरान टेम्परेचर आपका क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो आइसोथर्मल का ऐसा आएगा, एडियाबैटिक का भी ऐसा आएगा, लेकिन वो इसके नीचे आएगा। तो अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन फ्रेम होगा तो क्या कहेंगे आप जो इसके नीचे ग्राफ रहेगा, जब एक्सपेंशन, यहाँ हीट क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सा ग्राफ है, PV ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने
V को रिप्रेजेंट किया, Y को प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, वैसे वैसे इस साइड चलेंगे, जैसे जैसे V की वैल्यू इंक्रीज होगी, V की वैल्यू इंक्रीज होगी और P की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी एक को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, इसको आप एक वर्ड में बोल सकते हो हाइपरबोला, अति परवल है। हाइपरबोला इसका क्या आता है, ग्राफ आता है, ठीक है। और एडियाबेटिक का भी ऐसा ही आएगा, लेकिन वो उसके नीचे आएगा, लेकिन अभी समझा दूं, है ना। जब आपको एमसीक्यू मिले एग्जाम में तो उसको एडियाबेटिक का इसके नीचे आएगा। ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, ठीक है, ये वाला आइसोथर्मल का ग्राफ है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई इतनी, हाँ सर ये तो आगे क्लियर। अब इसमें क्या क्या बात है, तो एक ग्राफ है, इसके और कौन कौन से नोटेशन हो सकते हैं, देखो इधर आइसोथर्मल का लिखना, तो ये P और T, तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा आएगा। या फिर मैं V और T को रेफरेंस करूं तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, PT VT और PV आ ही गया, है ना। और बस दैट्स ऑल, ये सारी क्वांटिटी के पॉसिबल केसेस आ गए ऐसे। तो यहां पर क्या आ रहा है कि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम का जिक्र यहां नहीं है, लेकिन ये सब तीनों चीजें अपन करेंगे। तो आइसोथर्मल के 3 पॉसिबल ग्राफ ऐसे देखे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को फिक्स रखना, टेम्परेचर को नहीं चेंज करना है, बांध के रखना, मुट्ठी बंद मत जाना तो, और जेब में डाल लेना टेम्परेचर को। बात क्लियर हो रही, ये आपको आना चाहिए। तो पीवी ग्राफ जो हो, और इस पीवी ग्राफ को अगर मैं ये लेट से मैं यहां से मेरे पास ये था, ये V1 था और ये लेट से V2 था, और तो यहां से यहां तक का, तो अगर मैं इसको यहां से यहां एक ही ग्राफ दिया जाए तो यही क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन, ये क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा आपके पास। इसका एरिया निकाल लोगे आप, तो इसका एरिया यानी अंडर द पीवी ग्राफ आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो आपको वर्क मिल जाएगा। कौन सा वाला वर्क, अरे वही वाला वर्क, Q = W + U। Q हीट आपने इसको सप्लाई करी, W इसने वर्क किया, है ना, और U अपने पास रख ली, है ना, इंटरनल एनर्जी, W वर्क डन और Q सप्लाइड हीट, है ना। तो ये वाला W यहां पर मिल जाएगा आपको। लेकिन हीट का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन। बात क्लियर हो रही, हीट सिस्टम एक्सपांशन। कैसे पता चला मुझे पता चला कि V2 क्या है, ग्रेटर है, V2 ग्रेटर है V1, तो ये क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठा होगा, पिस्टन ऊपर उठा होगा तो आपके पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया होगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम यानी एक्सपांशन हो रहा है, तो ये एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी अपन यही बात कर रहे हैं, लेकिन इसी से और इसी का कंप्रेशन भी होगा, है ना, वो एडियाबेटिक की बात करेंगे अपन अलग अलग, अभी वहां नहीं करना, यहीं पे देखो। तो ये इतना एरिया निकालूंगा तो मुझे अंडर द पीवी ग्राफ का जो एरिया निकालूंगा तो वो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर निकाली कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते, तो इतना नोट करो पहले। चलो मैं इसको हटाता हूं यहां से, ठीक है। तो दूसरी बात अब आती है, दूसरी बात इसमें आ रही है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV = nRT होता है, तो T तो आपने कांस्टेंट कर दिया, तो P और V कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं P1 V1, P2 V2, P3 V3 एंड सो ऑन। और ये सब किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, एक कांस्टेंट के बराबर ये चीज है। और अब आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ, है ना स्टूडेंट, इसका मीनिंग यह हुआ कि P बढ़ेगा तो V को कम होना पड़ेगा, या V बढ़ेगा तो P को कम होना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई चीज जो अपन ने ग्राफ देखा था, ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको मिलने वाला है, किसका, P और V का। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। इतना आया समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेनी है। अब यहां पर हम समझेंगे, चाहो तो वर्क डन आप ले सकते हैं, या इंटरनल एनर्जी का फार्मूला जो U होता है वो क्या होता है, NC जो भी रहता है, मतलब CV ले लो और ये डेल्टा T, या U का NCP और डेल्टा T। ये आइसोकोरिक में होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये अभी इसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन अब आपको ध्यान रखना, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना। और अगर मैं मान लो कि PV = क्या है, PV = कांस्टेंट है, दोनों साइड का मैं क्या कर दूं, किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो ये x और ये y, तो ये dt और ये वे ऐसा आएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, dv + p = क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही है। तो यहां से मेरे पास dt = कितना आ जाएगा v, ये वाला देखिए यहां से
इज इक्वल टू माइनस डीवी पी। तो यहां से डीपी बाय डीवी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी बाय वी। तो ये क्या आ गया आपके पास, स्लोप आ गई। क्या आ गई, स्लोप। हिंदी में अगर हो तो क्या बोलते हैं इसको, प्रवणता बोलता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रवणता बोली जाती है। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींच दूंगा, यहाँ पर टेंजेंट खींच दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ये वाली चीज। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि ये पी पॉइंट है और ये एक्स, यानी ये क्या है, एक्स पे जो आया है v और y पे p, तो इस टाइप से ये इसके कोऑर्डिनेट है, यानी p बाय ये। तो ये क्या है आपके पास, प्रवणता आई। ठीक है, तो ये याद रहेगा। एक दूसरा कंसेप्ट यहां पर अपन इसको ब्रेक करते हैं, मेन तो यही चीज। अब आता है इसके बाद इतनी चीज, तो ये क्या हो गया, स्लोप आ गया आपके पास। इतनी बात क्लियर हुई। अब अपन निकालते हैं वर्क डन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन, वर्क डन आपको फार्मूला ऐसे निकालना है। चलिए, तो यहां से अपन को निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन अगर आप निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे वर्क डन, तो थोड़ा सा इतना कॉपी करो पहले, थोड़ा सा, या चलो यही मैं लिख देता हूं। ये आपके पास हुआ ए, और ये पॉइंट सीधा आप देख लो कि ये हुआ बी पॉइंट। ठीक है, तो यहां से जो आ रहा है इसका अगर मैं एरिया निकालूं, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। एरिया मुझे निकालना, तो मैं क्या करूंगा, पी एक्सटर्नल जो फोर्स और डेल्टा पी, और ये मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, तो वर्क डन मुझे मिलेगा कैसे, इंटीग्रेशन करने पर। और इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो P और ये P एक्सटर्नल जनरली, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V। तो V को आप डेल्टा V P dV बोल दीजिए, और इंटीग्रेशन कहां से, जहां वॉल्यूम V1 से V2 तक का। ठीक है, तो V1 से V2 तक का, यहाँ जगह थोड़ी सी ऐसे ले लीजिए, ये और ये V2 तक का। V1 से V2 तक का मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं एक्सटर्नल अगेंस्ट द प्रेशर काम कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे माइनस क्या, P एक्सटर्नल यानी बाहर से जो लगाया जाने वाला जो फोर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो V1 से V2 तक मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, PV nRT करना है मुझे। अब यहां देख लो कि ये P की वैल्यू निकालनी, तो क्या निकालोगे, nRT बाय V निकलेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां से रख दूं, तो माइनस nRT तो बाहर ही आ गया, क्योंकि T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और N भी कांस्टेंट है। तो और ये V1 से V2 तक, और ये dV, और ये अपार में बचा V। अब देखो dx बाय x, यानी जो इंटीग्रेशन की बात करूंगा मैं, dx बाय x अगर होता है तो मैं क्या लिखता हूं, log x लिखता हूं, बेस e पर, नेचुरल लॉग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो माइनस nRT मैंने लिखा, और ये log v हो गया, log v हो गया। चलो थोड़ा सा इतना कॉपी करो, ये अगर नहीं दिख रहा तो यहां कर देता हूं मैं। चलो, तो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, ये जगह क्लियर करने के लिए। ठीक है, यहां से अपने पास जगह बन जाएगी। तो यहां पर देखिए इसको, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस nRT, और ये dV बाय V, और V1 से V2 तक आ जाएगा। अब यहां से क्या करने वाला हूं, nRT और ये log V, और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी V1 से V2 तक ये क्या कर गया, एक्सपांड कर गया, है ना। V1 से V2 तक ये क्या कर गया बेचारा, एक्सपांड कर गया। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस और nRT, और ये log, देखो अंदर अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1। ठीक है, और ये भी log में ही रहेगा। ठीक है, ये log V1 आया। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, nRT, और ये log आपके पास आ गया V2 बाय V1। चलिए, यहां से अब अपन निकालते हैं वर्क डन। ठीक है, इसका वर्क डन निकलेगा, तो वर्क डन मतलब होगा क्या, P डॉट dV। ठीक है, यानी एरिया अंडर द कर्व, इसके वाला कर्व, ये वाला जो एरिया आ रहा है आपके पास, ये वाला एरिया निकल गया। अगर ये एरिया मैं कैसे न कैसे फाइंड कर लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, है ना, वर्क डन मिल जाएगा। तो P डॉट डी, और ये कहां से कहां तक, V1 से V2 तक मुझे क्या करना है, V1 से V2 तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये वाली बात क्लियर है। तो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, तो ये PV इक्वल्स टू nRT को देख लो थोड़ा सा, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां से P क्या है, कांस्टेंट। अब यहां पर जो भी आ रही है P की वैल्यू dV, यहां dV और P दोनों तो एक साथ मैच नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूंगा, P को V के टर्म्स में लेके आऊंगा। कहां से, PV इक्वल्स टू nRT, ये क्या है, आइडियल केस इक्वेशन। तो यहां से P कितना हो जाएगा,
nRT बाई वी, ये वाली वैल्यू में कहां पुट करूंगा, इस p की जगह, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये p इक्वल टू क्या होगा nRT बाई वी और ये dv इंटीग्रेशन v1 से v2 की तरफ। तो आपने जनरली देखा होगा इधर कभी भी कि dx अपान x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, log x मिलता है। ये वाला कंसेप्ट या ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए आपको। दैट्स ऑल। ये n r और t कैसे, सारे पैरामीटर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या बचेगी, n r t और ये dv अपान v और ये v1 से v2 तक का। चलो यहाँ बाकी की चीज तो w इक्वल टू क्या होगा, v1 से v2 तक मुझे इंटीग्रेशन करना है, vv अपान v। तो यहां से क्या आ जाएगा, और ये कांस्टेंट यहां जगह नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं, अरे यार है ना, ये क्या है nRT बाहर आया v1 से v2 तक, ये dv बाय v। तो यहां से nRT लिखा और ये log v, लोअर लिमिट v1 और अपर लिमिट v2। ये तो कैलकुलेशन जो अपन को आती है जनरली यही है। तो सर ये कैसे याद रखनी कुछ नहीं है, देखनी है आपको, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या करेंगे आप, nRT log अपर लिमिट v2 माइनस, ये मैं बाहर लिख दूं, और log v1, ठीक है। तो यहां से अगर आपके पास nRT और ये log v2 बाय v1 और ये w वर्क यानी a से b तक वर्क मुझे करना है, ये मेरा वर्क डन का फार्मूला आ गया। किसका आ गया, वर्क डन का फार्मूला। कहां पर, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस में क्या कर सकता हूं, वर्क डन का फार्मूला निकाल लिया मैंने, ठीक है। चलो इतना पहले नोट डाउन करो, चलो मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। तो यही लास्ट वाला फार्मूला मुझे रखना है, बाकी सभी चीजों को मैं हटा दूंगा, है ना। तो ये वर्क डन हुआ। अब देखो ये वर्क डन WAB जो है आपके पास क्या आ रहा है, nRT, तो 2.303। अगर ये log E बेस पर है और अगर ये nRT तो साथ में ही रहना है, nRT ये अब आ गया log 10 बेस पर v2 बाय v1। तो इसको डब्बे में बंद कर दो, एक ये फार्मूला भी है ना। और PV इक्वल टू क्या, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट। इसमें अगर मैं मान लो कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C बाय V लिखूंगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये v1 है तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 nRT log 10 बेस और ये P1 बाय P2। एक ये भी फार्मूला होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों फार्मूले 10 बेस पर भी, log E बेस पर भी। तो तीनों फार्मूले में जब v1 v2 के टर्म्स में हमारा सिस्टम चेंज हो रहा तो ये लगाइएगा, जब p1 p2 के टर्म्स में चेंज हो रहा तो ये लगाइएगा, और सिंपली PV इक्वल टू C अगर यहां हो रहा तो ये वाला स्टार्टिंग तो मेन है सही। अगर log E बेस पर है तो ये है ना, तो ये 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है ना, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। U क्या है, इंटरनल एनर्जी है ना। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, तो जो U होता है वो NCV इंटू डेल्टा T होता है। तो डेल्टा T चेंज हुआ तो ये तो 0 हो गया, यानी जो गिवन हीट है वो यही हो गई। और ये हीट क्या थी, 2.303 और RT log v2 बाय v1, या ये उसी की इक्वल टू 303 RT log p1 बाय p2, ठीक है। तो ये जो वर्क डन के इक्वल ये पूछा गया। तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी 0 होती है क्योंकि टेम्परेचर चेंज 0 होता है, ठीक है। लेकिन वर्क डन जो अभी अपन निकाला v1 और v2 बाय v1 और p1 बाय p2, तो ये वो उस चीज में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो शुरू, इसको कॉपी करो पहले। चलिए अब अपन बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें भी वही सारी चीजें करेंगे अपन। एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम। अगर मैं यहाँ PV ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये P है और ये V है, तो ये तो शार्पली गिरता है लेकिन ये एकदम फॉल करता है। ये A से B तक कैसा था, आइसोथर्मल था, है ना, जो अभी अपन ने किया आइसोथर्मल। लेकिन ये कैसा है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब एकदम शार्पली गिरता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। तो ये क्या हो गया, ये हल्का सा हुआ, स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो है, और ये एकदम फास्ट है ना। ट्यूब फटेगा
बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ बी से सी तक कैसा है, आइसोथर्मल। तो ए से सॉरी एडियाबेटिक, ए से बी तक सिस्टम कैसा रहा मेरा, आइसोथर्मल रहा, ठीक है, आइसोथर्मल। और बी से सी तक कैसा रहा, एडियाबेटिक रहा, ठीक है, ये में एडियाबेटिक। तो ये तो हो चुका, अब मैं इसकी बात करूंगा। एडियाबेटिक में क्या करेंगे अपन, एडियाबेटिक में अगर ये यहां से लगाकर यहां तक का मुझे एरिया मिल जाए, ये वाला एरिया, तो ये वर्क डन मिल जाए मुझे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एनआरटी जो होता है ये वाला पूरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पीवी की पावर गामा क्या है सर, गामा जो होती है वो मैं समझा देता हूं। गामा जो आपके पास आ रही है 1+2/f होती है, और f क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, इतना याद रहेगा। और ये होती है 356, कितना होता है 356, ये f की वैल्यू है, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहां से निकालते हैं अपन। अब यहां पर आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, मोनो एटॉमिक, और ये डाई एटॉमिक, और ये पॉली एटॉमिक, है ना। अब ये क्या क्या होते हैं, जैसे हीलियम, मतलब कहने का अर्थ कि जो मोनो एटॉमिक है जो, और डाई एटॉमिक क्या होता है, H2, है ना, O2, लाइक दैट। आपके पास रेडॉन, जेनॉन, है ना, आपके पास आ गया हीलियम, क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह जो भी हो, तो जो सिर्फ अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, डाई नहीं, 2 एटम की जरूरत नहीं पड़े एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ 2 के एटम की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए 5 यूज करेंगे। पॉली 2 से ज्यादा, जैसे H2SO गैस होती है क्या, है ना, जो भी अलग अलग गैसेस के फॉर्मेट में होता है, तो वो पॉली एटॉमिक, यानी 3 या 3 से ज्यादा जो आपके पास होगा, जैसे कि SO3H वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज यूज कर सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या 1+2/f, f कितना है 3, तो यहां से गामा इसके लिए मोनो एटॉमिक के लिए कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जनरली लिख देना इसको 5/3, और गामा फॉर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक तो 2 ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 लिख दिया, तो 5 + 5 + 2 तो 7 जा 5, तो ये कितना हो गया 7/5 आ जाएगा गामा। और इसी प्रकार से मैं 1+6 लिखूंगा इसको, तो 2/6, तो 6 और 2 8/6, नथिंग बट 4/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3 यानी 1.33, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, और यहां से कितना लिख दो, जो भी है वो ये अलग अलग यहां से देखना आपको, ठीक है। तो ये पॉली एटॉमिक के लिए ये गामा की वैल्यूज होती है, तो यहां जो पावर है वो इसी से आता है, ठीक है। तो ये आपको इतना नोट करो पहले। चलो मैं इसको हटाता हूं, अभी आपको समझ में आ गया कि गामा क्या चीज होती है, ठीक है। तो अभी अब यहां से गामा जो होता है वो क्या होता है, गामा की वैल्यू जो होती है CP/CV भी होती है, ठीक है। एक ये गामा की वैल्यू 1+2/f तो होती है, जो कि अभी अपन ने यूज करी है, ठीक है, वो होती है। लेकिन गामा इज इक्वल टू CP/CV भी होता है, और CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से ये आपके पास आया कांस्टेंट है, तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा एंड सो ऑन, और ये सब कांस्टेंट है। तो यहां से वर्क डन निकालना पड़ेगा मुझे वर्क डन कैसे निकालूंगा, वही वाली कहानी P.ΔV, कहां से कहां तक इसको अभी अपन को करना है। तो मैं मान लो कि V1 से V2 तक ले जाना चाहता हूं, तो ले जाओ, क्या दिक्कत है। PdV का अपन को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, ये वॉल्यूम यहाँ पे लेट से अभी अपन उसको, ये V1 से यहां तक आया V2 तक का, ठीक है। तो ये आपको V1 से V2 तक इंटीग्रेशन करना है, क्या सोचना है, चलो जल्दी से। तो ये वाली वैल्यू क्या है, P को यहां से एलिमिनेट करो, P को यहां से एलिमिनेट करो, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/V की पावर गामा, या नथिंग बट CV की पावर माइनस गामा लिख सकता हूं मैं P की वैल्यू। तो यहां पे लिख सकता हूं कि CV की पावर माइनस गामा dV इंटीग्रेशन V1 से V2 की तरफ। हाँ सर ये तो आता है, चलो। तो यहां से ये C बाहर आ गया, और V की पावर इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, V dV, और ये माइनस गामा इंटीग्रेशन V1 से V2 तक जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है। तो C मैंने बाहर निकाला, और ये बस इंटीग्रेशन हो ही गया। तो अभी आप क्या करोगे, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान में माइनस गामा प्लस 1, इंटीग्रेशन की लिमिट डाल दो V1 से V2 तक का, इंटीग्रेशन होने के बाद, है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे, C की वैल्यू, C तो बाहर ही रहना है,
है ना। सी आपके पास क्या रहना है, बाहर रहना है। बाहर हम क्यों रखेंगे इसको, हमारी मर्जी, है ना। बाहर हम इसको क्यों रखेंगे, हमारी मर्जी। तो ये आपके पास आया, और अब इसको आप 1 माइनस गामा हो गया, ये क्या होगा 1 माइनस गामा, और अंदर देखो v1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v2 की पावर 1 माइनस गामा लिख दिया आपने, ठीक है। अब c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू आपके पास यहां से p1 v1 की पावर गामा, तो इस c को अंदर ले जाऊंगा मैं, देखिएगा बहुत अच्छी स्टेप्स है ये स्टेप्स आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी। अगर मैं बोल दूंगा तो ये स्टेप रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी। तो ये c को या w लिख रहा हूं मैं, ये c को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो ये 1 की पावर 1 माइनस गामा तो बाहर ही, अब ये c अंदर गया, और c इक्वल टू क्या है, कहां गया c इक्वल टू p1, c इक्वल टू p1 की पावर गामा, और अंदर v1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, जगह नहीं है, तो यहां से ये हट गया, और माइनस, अब ये कहां है, v2 है, तो अब अपन को थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। ये v2 है तो c की वैल्यू p2 v2 के टर्म्स में लिखना, और ये अगर v3 होता तो p3 v3 के टर्म में लिखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अंदर c गया है ना, c क्या हो जाएगा p2 v2 की पावर गामा, और यहां जो v2 था उसकी 1 माइनस गामा। तो यहां से आप क्या लिख देंगे सिंपली, इसकी w इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। अब ये माइनस गामा है ना, तो ये इससे कट गया, तो p1 v1 माइनस p2 v2 हो गया, सिंपल। देखो ये प्लस गामा है, ये क्या हो जाएगा माइनस गामा हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, सिंपल v2 बचेगा, है ना। प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल कर देगा, तो यहां से w इज इक्वल टू कितना आ गया, p1 v1, और अगर p1 v1 इक्वल टू क्या है, nRT है आपके पास, nRT। तो करस्पॉन्डिंग ये क्या हो सकता है, nRT जो भी हो 1 2 3। तो यहां से मैं अगर 1 मोल के लिए बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/1 माइनस गामा, और p1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT1 माइनस nRT2। तो डेफिनेटली आपके पास वर्क डन आ जाएगा। nR आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये nR अगर, और 1 माइनस, और ये t1 माइनस t2, ठीक है। एक ये वर्क डन का एडियाबेटिक में फार्मूला होता है, जैसा भी दिया गया है p1 v1 के फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये भी आंसर है ना, ये भी आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है, जैसा भी न्यूमेरिकल में हुआ। और इस पर धड़ल्ले से न्यूमेरिकल आया स्टूडेंट्स, धड़ल्ले से न्यूमेरिकल, जब मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट लूंगा उसमें आप मिस मत करिएगा वीडियो, क्योंकि उसके अंदर पूरा में जे लेवल का और नीट लेवल का और एम्स लेवल का उठाएंगे। तो ये वाली चीज है, ये वर्क डन किसमें आया, वर्क डन किसमें आया, एडियाबेटिक प्रोसेस में, जल्दी से। और इस इतने का आया, इस इतने का आया, तो जल्दी से इसको कॉपी करो। तो ये अपना आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया, किसमें आया, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। चलो, तो इतना तो हुआ वर्क डन का फार्मूला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो परफेक्ट, मैंने इसको हटाया, अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स है ना, डिफरेंट फॉर्म्स है। तो एक ये फॉर्म भी हो सकता है। तो अभी अपन फाइनली क्या करने वाले हैं, वर्क डन जो होगा एडियाबेटिक में, वर्क डन जो होगा एडियाबेटिक में nR और t1 माइनस t2 और गामा माइनस 1, और यहां से आपके पास यही एडियाबेटिक में हो जाएगा, नथिंग बट आपके पास क्या हो जाएगा p1 v1 माइनस p2 v2, ठीक है, और अपान में गामा माइनस, यहां से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वर्क डन का फार्मूला है। अब आप देखेंगे कि जो pv की पावर गामा जो है, ये जो कांस्टेंट आया था, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, ये nRT है, n यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है, जितना न्यूमेरिकल में 1 मोल 2 मोल दिया जाए उसके हिसाब से करना, और मोनो एटॉमिक डाइट वो तो मैं न्यूमेरिकल करूंगा तब करूंगा आपको, नो डाउट। तो यहां से ये आया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, P1, यार ऐसे रहने दो ना, क्या दिक्कत है, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। तो यहां से एक इक्वेशन तो ये हो गई आपके पास, कौन सी वाली इक्वेशन हो गई, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहां से P को एलिमिनेट कर दीजिए, P को एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे nRT डिवाइडेड बाय क्या, मुझे P को एलिमिनेट करना, तो V, ये तो मुझे क्या आ गया, ये वाली वैल्यू, और V की पावर गामा इक्वल टू C। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से T और V की पावर गामा माइनस 1, अगेन कांस्टेंट। तो एक ये भी एडियाबेटिक के लिए होता है। दूसरा और ले लो, अब यहां से आप क्या एलिमिनेट कर दो, अब यहां से T है तो V को एलिमिनेट कर दो, T ऐसा ही रखा, और V को एलिमिनेट करूंगा तो क्या होगा, nRT अपान क्या हो जाएगा P, और इन सब की पावर कितनी है, गामा है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, तो ये T की पावर, ये गामा प्लस 1, तो ये 1 प्लस गामा हो गया, और P की पावर कितनी हो गई,
p की पावर नथिंग बट माइनस गामा, अगेन कांस्टेंट। तो एक ये वाला फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बहुत सारे फार्मूले हैं यार, इसे बस वैल्यू एडिट कर करके निकाल लेना, मतलब ये कोई कहने वाली बात नहीं। और इनके बीच में ग्राफ वगैरह भी आ जाए। तो गामा की वैल्यू किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड। तो ये अपन ने एडियाबेटिक में दोनों चीजें निकाली, बात क्लियर आ रही। और इसमें स्लोप भी निकाला जा सकता है, स्लोप पूछ सकते हैं कभी कभी, है ना। स्लोप, ये वाला स्लोप, यहाँ पे dy बाई dx निकालना, थीटा जो होता है इसको tan थीटा भी बोला जाता है। तो चलो मैं स्लोप इतना कॉपी करो, ओके मैंने हटाया। अब मैं थोड़ा सा स्लोप करवा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप, है ना। तो स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप क्या होगा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp और v की पावर गामा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। और dv बराबर c, है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर डिफरेंशिएशन p का हुआ था, यहाँ डिफरेंशिएशन v का हो गया। तो यहाँ से करो, ये dp v की पावर प्लस गामा, है ना, इक्वल टू माइनस गामा v, और ये उस साइड गया गामा माइनस 1 इंटू dv, है ना। तो dp बाय dv मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस गामा और v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन नथिंग बट v की पावर व्हाट विल यू dp। क्या करने वाले हो, यहाँ p कहाँ गया, जो इसका था ये वाला p, इसके साथ p कांस्टेंट आएगा ना, वो छोड़ना नहीं है उसको, यहाँ पे ले लो। तो p इक्वल टू 0। तो ये p आया तो यहाँ p ऊपर रहेगा, है ना, यहाँ p ऊपर रहेगा। तो p बाय ये v की पावर गामा है, v की पावर गामा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, माइनस गामा और ये v की पावर गामा इंटू v की पावर माइनस 1 और p की पावर गामा। तो ये तो कैंसिल आउट, और ये p, तो यहाँ से माइनस टाइम आप क्या हो जाएगा, p बाय v dp बाय dv। और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। इसको आप क्या बोलते हो, प्रवणता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रवणता या स्लोप बोला जाता है। किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। आमतौर पर आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने का काम है, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब अपन थोड़े से आगे चलते हैं। इतनी बात परफेक्ट हुई, चलो मैं हटा रहा हूं इसको। तो ये वाली बात आ रही थी, तो अपन ने न्यूमेरिकली इस चीज को ऐसा देखा, ठीक है। अब आ रहा है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के बाद आता है जो होता है उसको अपन करते हैं आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ठीक है। आसान है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। अब अपन यहां से इसी को मिटा दिया और यहां से अगर मैं इसी को वापस ऐसे ले लूं और यहां से मैं ऐसे ले लूं इसको, तो ये वाला ग्राफ, अभी इसको एरिया वेरिया में छेड़ना नहीं। अब ये आ गया था सी से ये गया डी से ये गया ए। तो सी से डी अगर मैं बात करूं, सी से डी, तो ये कैसा है, आइसोथर्मल ही है, लेकिन कैसा है, कंप्रेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइसोथर्मल वॉल्यूम कम हो रहा ना, ये क्या हो गया, V3 P3, है ना, और ये P4 V4 और ये P1 V1 हो गया, है ना। तो जहां से शुरू हुआ था और ये P1 V1 V2, मतलब कहने का अर्थ कि ये V2, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये और ये और ये। तो अगर अपनी साइकिल क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, यानी बाय द सिस्टम किया जाएगा वर्क डन। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अभी अपन लेंगे इसको। तो इतनी बात समझ में आई। तो अभी आपको आइसोथर्मल की बात करनी है, ठीक है। आइसोथर्मल में कितना, वो आइसोथर्मल में हो गया। अब अपन बात करते हैं, तो ये आपको ऐसे डिनोट करना है। और अगर टोटल वर्क डन पूरी साइकिल के द्वारा निकालना है तो इसका एरिया निकाल लो, है ना, एरिया ABCD, ठीक है, और A तक टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, टोटल वर्क डन आ जाएगा ड्यूरिंग द साइकिल आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी कहानी हुई। जहां पर आया था तो ये तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल जो कि किया है उसमें माइनस लग जाएगा, यहां से यहां तक किया गया इसमें माइनस लग जाएगा, दैट्स ऑल, कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब आता है आइसोकोरिक, है ना, आइसोकोरिक, जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है आपका, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात क्लियर आ रही, यानी V1 माइनस V2 जीरो होगा, यानी डेल्टा V क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा V जीरो होगा। मतलब अगर मैं यहां लिख दूं PV ग्राफ, अगर मैं डिनोट करूं PV ग्राफ, अगर मैं डिनोट करूं तो मेरे पास क्या होगा, ये ऐसा ग्राफ आएगा,
v तो चेंज ही नहीं हो रहा, v मेरे पास क्या हो रहा, कांस्टेंट जा रहा, देयर इज नो चेंजिंग, ठीक है। w इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इंटीग्रेशन p डेल्टा v, यही इंटीग्रेशन होता है, तो p तो कांस्टेंट है, डेल्टा v कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू v, और यहां तो v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वॉल्यूम जो आ रहा है v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन कहां से कहां तक, ये मान लो कि यही में वर्क डन, जो आइसोकोरिक में अगर वर्क डन की बात करूं तो जीरो हो जाएगा, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम मैंने जीरो कर दिया, यानी हुआ ही नहीं जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो आइसोकोरिक के लिए ये वाला ग्राफ याद रखना, ठीक है, ये वाला ग्राफ याद रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर हो रही, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आइसोकोरिक छोटे छोटे, उसको उसके बाद न्यूमेरिकल भी लेते हैं ना, तो ये मैं हटा देता हूं। तो आइसोकोरिक, और अब आता है आइसोबारिक के बारे में। तो आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक क्या होता है, P कांस्टेंट होता है, इसमें P कांस्टेंट रहेगा, यानी पीवी ग्राफ के अंदर अगर मैं यहां से बात करूं पीवी ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा होगा, और अगर इसका एरिया निकालना होगा तो मैं पीवी ग्राफ का एरिया निकाल लूंगा, सिंपल। ये तो P तो फिक्स ही रहेगा, या चलो मैं यहां से इसको स्टार्टिंग कर देता हूं कि लेट से यहां से मेरे पास था ये, तो ये V1 था और ये V2 था, ठीक है, और ये P तो कांस्टेंट ही मेरे पास, तो वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V, तो P कितना है, V2 माइनस V1, ठीक है, तो ये वाला मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, और P जो हाइट है, क्योंकि इसका एरिया कैसे निकलेगा, है ना, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है, V2 माइनस V1 है, और विड्थ कितनी है, ये जीरो से लगाकर P, तो ये P, तो ये तो आ रहा मेरे पास P V2 माइनस V1, तो ये इसमें वर्क डन हो गया। तो ये वाला सिंपल सा वर्क डन, इसका ग्राफ आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। अब इतनी कहानी आपको आती है समझ में, हाँ सर ये तो आती है। चलिए अब एक अच्छा न्यूमेरिकल उठाते हैं। न्यूमेरिकल उठाने से पहले थोड़ी सी और बात करता हूं, एक साइक्लिक सिस्टम का भी मैंने बोला था आपको, कौन सा सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। तो वो सिस्टम जो होता है, यहां से यहां तक आइसोथर्मल, ये आइसो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक से ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये वाला जो मेरे पास एरिया आ रहा था, ये वाला कौन सा हो गया, आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक, तो ये कैसा है, कंप्रेशन में, सॉरी यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पर भी एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यहां पर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर कैसा हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, और यहां पर भी एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो ये A B C D, तो अगर A से B, B से C अगर आपको कोई सिस्टम जाता है और वापस इनिशियल कंडीशन में आ जाता है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, जीरो होगा। साइक्लिक सिस्टम में डेल्टा U क्या होता है, जीरो होता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो होगी इसकी, इंटरनल एनर्जी कैसा है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, कैसा है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसा कि अगर काइनेमेटिक्स की बात करूं तो वर्क डन क्या होता है, P2 माइनस वर्क डन होता है F इंटू डी, और D जीरो होता है। अगर D जीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो वो क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में वेक्टर डिस्टेंस कितनी होती है। तो यहां पर भी यही वाली चीज है। तो डेल्टा U जब भी साइक्लिक में होगा तो डेल्टा U जीरो होगा, ये माइंड में याद रख लीजिएगा, डेल्टा U हमेशा जीरो होगा। वर्क डन अलग अलग चीजों में अलग अलग हो जाएगा। तो अगर वर्क डन में आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोथर्मल की बात करूं तो कितना वर्क डन निकला था अपना 2.303 है ना, R, और यहां से T, और ये आपके पास आ गया log V2 by V1, और दूसरा था सेम कंडीशन के साथ 303 R2, ये log बेस 10 था, ये log बेस 10 था, ये P1 माइनस P1 by P2 था, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल की बात कर रहा था मैं। तो आइसोथर्मल में वर्क डन, और आइसोथर्मल में वर्क डन, और dP by dV कितना था, माइनस P by V था अपने पास, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं एडियाबेटिक की बात कर लूं आपके सामने, तो एडियाबेटिक में भी क्या हो जाएगा, वर्क डन जो था आपके पास एबीसी वाटे और जो भी, तो ये एन आर बाहर आ गया, T2 माइनस T1 आ गया, और ये गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये वाली चीज इतनी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और ये सेशन जो है आपका
इसमें हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो थ्योरी आपने अच्छी पढ़ी, कितनी अच्छी पढ़ी है उसका एप्लीकेशन यहाँ पर देखना है ना। तो थ्योरी कितनी भी अच्छी पढ़ लीजिए आप, एक बार 10 बार 1000 बार पढ़ लीजिए, लेकिन थ्योरी हमेशा थ्योरी रहती है, ठीक है। और थ्योरी को पढ़कर न्यूमेरिकल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, बॉटम अप अप्रोच। और जब न्यूमेरिकल को देख के उससे रिलेटेड थ्योरीज पढ़ लेते हैं उसको उस अप्रोच को क्या बोलते हैं, टॉप डाउन। इन दोनों को मिक्सअप कर दीजिएगा, इन दोनों को मिक्सअप कर दीजिएगा या इनको इंक्लूड कर देते हैं तो हमें मिलती है स्मार्ट स्टडी, है ना। तो स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए ये दो मेथड बहुत ज्यादा जरूरत होती है, प्रैक्टिस से और कंसेप्ट को बिल्ड करने से। बात आ रही समझ में, तो मैंने थ्योरी समझी आपको भी, है ना। अब अपन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल आसान रहेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको, है ना, फास्ट वे में न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूँ। चलो शुरू करते हैं। तो अभी अपन आ गए ई अकेडमी पे और आज अपन बात करने हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। और फर्स्ट लॉ क्या है, अगर कुछ हीट दी तो उसने कुछ कार्य किया और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना। वही ब्रोकर वाला मैंने एग्जांपल दिया था थ्योरी में, है ना। तो ये टोटल हीट सप्लाइड है, ये कुछ वर्क डन हुआ है और कुछ उसका टेम्परेचर घटा बढ़ा है, तो उससे क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। चलो नीचे आओ और अपन आज बात करेंगे पीवी, पीटी और वीटी ग्राफ के बारे में और इनके द्वारा वर्क डन और हीट इजेक्टेड, है ना, ये स्पेलिंग वर्क डन, ठीक है। और इनमें से हम बात करेंगे आइसोथर्मल की, एडियाबैटिक की, आइसोकोरिक की और आइसोबारिक की। आइसोथर्मल में टी क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, पक्का पता है। एडियाबैटिक में क्यू न तो बाहर जा सकती है न क्यू अंदर आ सकती, किस में, सिस्टम के सेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो जो हीट न तो बाहर जा सकती न अंदर आ सकती उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक मतलब बार मतलब प्रेशर नापते हैं बार से, तो बारीक से याद रखना, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, पी कांस्टेंट, है ना। कोरिक यही एक बचता था, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, इसमें पी कांस्टेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 जीरो होगा, यहाँ V1 माइनस V2 जीरो होगा और यहाँ पर भी T1 माइनस T2 जीरो होगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर आ रही है। और यहाँ पर भी Q1 माइनस Q2 जीरो होगा, यानी ना तो हीट सप्लाई की जा रही ना हीट इजेक्ट की जा रही, ठीक है। इंसुलेटेड है ना। तो अगर आप नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो ये उसके ठंडू वाले न्यूमेरिकल है, अभी अपने थ्योरी करी। चलिए तो यहां से बात को शुरू करते हैं, है ना। बिल्कुल मैं ए से बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि आपके जहन में बातें उतर जाए और आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेने लगे। अगर फिजिक्स से आपका वास्ता, अगर नीट की तैयारी करें तब तो फिजिक्स से बहुत सिर दर्द हो रहा होगा, हाँ, लेकिन यहां पढ़ने के बाद तो देखो, ग्राफ सबसे पहले मैं बात करता हूं। सिस्टम तो मैंने बोल ही दिया कि जहां पर आइसोथर्मल क्या होता है वो तो बस अंडरस्टैंडिंग आ गई ना। अब मैं पहले बात करता हूं आइसोथर्मल की बात करूंगा, है ना। आइसोथर्मल जिसमें टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टी कांस्टेंट रहेंगे। तो इसके पॉसिबल ग्राफ क्या हो सकते हैं, ये आपके पास हुआ P और ये क्या हुआ V। तो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये ए से जो ग्राफ आएगा, ये ए से बी तक का, ये किसका है, आइसोथर्मल का है। अरे सर बात समझ में नहीं आई है, यानी कहने का अर्थ है कि वॉल्यूम बढ़े और प्रेशर कम हो। जैसे कि इंजेक्शन लगाता डॉक्टर, है ना, लगाया कभी इंजेक्शन, बिल्कुल लगाया होगा। तो इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन को पीछे से प्रेस करता है तो वो लिक्विड जो जिसको आप क्या बोलते हो, है ना, दवाई बोलते हो, वो प्रेस होगा। अब ज्यादा प्रेशर बनेगा तो जहां प्रेशर रिलीज होने का रास्ता होगा वहां से वो लिक्विड रिलीज हो जाएगा। तो जो सुई होती है वहां से प्रेशर कम होता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम तो कम हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसे में आपके पास वॉल्यूम कम हो रहा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा, तो वो इस टाइप से। तो यहाँ पर वैसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ रहा, बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। तो ये सर समझा दीजिए। इसको भी अपन देखते हैं, जब प्रेशर कम होगा इसमें अपन एक और चीज पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT होती है, ठीक है। इसका रिलेशन आपको याद रखना है, इसी से सब कुछ बनेगा। PV कांस्टेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T कांस्टेंट है तो ये सब कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाइपरबोला आ गया, है ना। ये जो इसका ग्राफ आएगा PV ग्राफ का, ये हाइपरबोला का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, हाइपरबोला का पार्ट है। याद रहेगा, हाँ सर रहेगा याद। ये ए से बी तक हाइपरबोला को डिनोट करता है। बात क्लियर है। अब ए से बी तक का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा ए बी के अक्रॉस का।
यस, वर्क डन मिल जाएगा, लेकिन वो अपन ने इंटीग्रेशन से करके पूरा डेरिवेशन कर रहा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो उसके लिए क्या होता है 2.303 nRT, ठीक है, log V2 माइनस V1, ये वाला फार्मूला है किसका, वर्क डन का, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। और यही चीज किसमें हो जाती है 2.303 nRT, अगर P के टर्म्स में है तो P1/P2, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दोनों फार्मूले अभी अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये 2.303 क्या है, नंबर की वैल्यू है, जो कि अपन ने क्या करा 10 बेस में कन्वर्ट करा है, ठीक है, 10 बेस में। अगर ई बेस पर अगर आपको निकालना तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये तो अभी अपन मैनिपुलेट करेंगे आ जाएगा। तो आइसोथर्मल की स्टोरी समझ में आई, आ गई। अरे सर ऐसे नहीं आएगा, आप कुछ करके बताइए ना, आइसोथर्मल की स्टोरी करके बताइए आप तो हमें। चलो करके बता देता हूँ मैं। पहले तो मैं सड़ेला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये वाला यहाँ से मैंने दिया आपके पास 10 और ये मैंने दे दिया आपको 5, है ना। ये प्रेशर है और प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर में मैंने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये आपके पास है 2 और ये आपके पास है 8 और ये सभी किस में, मीटर क्यूब में, यानी ये वॉल्यूम जो दिया गया है ये मीटर क्यूब में दिया गया है। ये मैंने एक्स एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट किया है। इतनी बात स्टूडेंट समझ में आ रही, हाँ आ रही ना, ये तो कोई सिंपल। अब आपसे पूछा जाए कि ये ए है एक सिस्टम को, यहाँ से मैंने इसको कंप्रेस करा तो ये अंदर आया, अंदर से यहाँ पे गया, यहाँ से फिर ये यहाँ पे गया, है ना। तो ए से बी की तरफ आया, बी से सी की तरफ आया, सी से वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ गया। तो सोचना है कि जब भी कोई साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस जो होता है जहां से चला वहीं आ जाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। अरे सर ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन ऑलरेडी मैं थ्योरी में बात कर चुका हूं। स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और W क्या है, ये पाथ फंक्शन है। ये क्या है, पाथ फंक्शन है। हो सकता है 0 भी हो सकता है, लेकिन ये कैसा है, पाथ फंक्शन है। ये ट्रेवल्ड पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ट्रेवल्ड पाथ पर डिपेंड करता है, वैसा नहीं कि आपकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, किसका, थर्मोडायनेमिक्स। Q हीट किसी को दी तो उसने W का R किया और U हीट उसने अपने की बढ़ा ली, है ना। ये ब्रोकर शिप आ गई। तो अभी मुझे क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। तो ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है ना। किससे बोल दिया सर आपने, आइसोथर्मल है। सी से ए तक कैसा है, आइसोथर्मल है। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ कैसे टेम्परेचर चेंज, क्योंकि हर पॉइंट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो क्या स्लोप है सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी अभी छोड़ो, तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि वर्क डन ABCA, तो वर्क डन क्या लिखोगे आप, यहां से इसका एरिया निकाल लो। तो ये क्या होगा, एरिया है ना अंडर पीवी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर पीवी कर्व। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बेस निकालो, 8 - 2 6, यस सर ये तो आता है। और ये 10 माइनस कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 है ना। तो ये कितना होता है, बेस इंटू हाइट 1/2। ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं, है ना। बेस कितना है 6 इंटू 6 मीटर क्यूब। ऐसा क्यों लिखे सर, हाँ मीटर क्यूब लिखो, उसका मैं रीजन बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इंटू क्या आ गया, बेस तो ये वॉल्यूम है, तो ये कितना आ गया 8 - 6, तो ये 8 - 2 मतलब 6। और ये आपके पास आ गया क्या, प्रेशर 10 - 5, तो ये आ गया 10 - 5 तो 5 इंटू क्या आपके पास इसकी विथ यूनिट लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया, है ना। 2 3 जा ये गया, तो 5 3 जा 15। और ये क्या आ गया, न्यूटन, और ये मीटर क्यूब था, ये मीटर क्यूब था, और ये 1 मीटर स्क्वायर से कटा दिए, तो ये न्यूटन क्या F और इंटू ये D। तो F इंटू D क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। बस तो ये 15 क्या आ गया, अरे सर मजा आ गया। ये तो 15 जो आ रहा है ABCA, ये 15 जूल आ गया, तो आपकी यूनिट ऑटोमेटिक बन गई, ये 15 जूल आ गया। अब ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा यार, है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज कोई भी होता है तो उसमें वर्क डन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और क्लॉकवाइज अगर अपन घुमाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों, ये बात भी
ऐसा इसलिए होता है कि एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादातर केसेस में हम क्या लेते हैं, आपका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है ना। और एंटी क्लॉकवाइज में जरूर नहीं वॉल्यूम एक्सटेंड की एक्स और वाई जो पीवी जो दिए गए वो कैसे दिए गए है ना। बट अगर मैं सिंपल पीवी ग्राफ की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा अलग है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में आएगा तो वी डिक्रीज होगा और क्लॉकवाइज में जाएगा तो वी इंक्रीज होगा, है ना। वी इंक्रीज होगा जब एंटी क्लॉकवाइज में ये से लिख लेते हैं ना, हाँ, ये ऊपर का एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। तो एक वर्ड होता है बाय द सिस्टम, है ना। ये सब में थ्योरी में बात कर रहे हैं। एक होता है ऑन द सिस्टम, है ना। तो इस केस में बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, है ना। बाय द सिस्टम जब वर्क करता है तब भी वर्क डन नेगेटिव होता है, और ऑन द सिस्टम वर्क क्या आता है तो ये पॉजिटिव होता है। ऑलरेडी थ्योरी में बात कर चुका हूँ, है ना। तो ये जो वर्क डन आएगा ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, बात क्लियर आ गई सर समझ में। चलो, तो आपको वर्क डन निकालना तो आ गया, है ना। सिर्फ एरिया निकालना किसका, पीवी ग्राफ का। चलो, ये आपके पास एक एरिया दे दिया जाए इस टाइप का 1.5 लाख, मान लो ये 2 है और ये 1 है और ये मान लो कि 2 है और ये 8 है। तो आपको अगर पूछा जाए तो इसका एरिया निकालना, दैट्स ऑल, है ना। तो ये वाली चीज, ये ए से बी तक, ये हो सकता है कि पीवी ग्राफ दिया जाए, ऐसे बहुत सारे। तो एरिया ही निकालना है। तो क्या बात कंसेप्ट हुई कि एरिया निकालना किसका, पीवी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वो काम बनेगा। और आइसोथर्मल की कंडीशन और मैं समझा देता हूं आपको। आइसोथर्मल कहाँ देख सकते हैं हम, है ना। आइसोथर्मल, तो ये वाला टी ग्राफ अगर होगा तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ मिलेगा, है ना। ये वी ग्राफ होगा तो ये आइसोथर्मल का मिलेगा। ठीक है, अगर ये मान लो कि टी और पी का ग्राफ हुआ तो ये आइसोथर्मल का मिलेगा, है ना। ऐसे आपको जस्ट देखना है। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए सर, तो मैं एससी वर्मा का ले लूँ क्या क्वेश्चन? चलो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये ए से बी तक है ना। ये ए से बी तक कैसा है, आइसोथर्मल के 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, आइसोथर्मल के 2, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन ए है, यहाँ पर मैं आपको इसको दे देता हूँ 8, और ये जो फाइनल पोजीशन है यहाँ की ये आ रही है 4, और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग 3 है और इसके करस्पॉन्डिंग है आपके पास 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। और ये वॉल्यूम दिया गया है अगेन मीटर क्यूब में मैंने दे रखा है, और प्रेशर दे रखा है वो अगेन न्यूटन मीटर स्क्वायर में दे रखा है, ताकि इजीली आप कर पाए। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, सब कुछ दे दिया, वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन निकालना। अब आप कहेंगे कि इसमें वर्क डन कैसे निकालें, इसमें क्योंकि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाए, वर्क डन। तो वर्क डन मान लो कि ए बी से मुझे निकालना है, तो 2.303 है ना, NRT log V2 माइनस V1, और प्रेशर दिया है तो P1/P2। तो बाकी कहानी की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज मेरा काम कर देगा, ये वाली चीज देखो, इसका एरिया निकालना मुझे। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, 2.303 1 मोल के लिए इंटू R, और अब यहाँ पर मुझे टेम्परेचर नहीं दिया गया है ना, टेम्परेचर नहीं दिया गया है, तो यहाँ से मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। ये PV इक्वल्स टू क्या है, NRT है ना। तो यहाँ से P कितना है, P आप देखेंगे 8 है, और इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है, 3 है, और N 1 मोल R, और यहाँ T। तो T तो कांस्टेंट है, लेकिन है कितना, कांस्टेंट भी तो 0 तो नहीं होगा ना, कुछ तो है। तो ये 24/R आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मैं यहाँ चिपका दूंगा, कितना आ गया, 24/R। ठीक है, ये कितना लॉग V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना है 7, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 3, 7/3। ये R से R कैंसिल, तो ये 2.303 इंटू 24, और ये लॉग 7/3 है ना। ये क्या आ गया, AB आ गया। ये अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना, और ये लॉग की वैल्यू इजीली दे रखी होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करना, और अरे यार, ये तो 5th क्लास से सीखते आ रहे हैं आप लोग, है ना। इस पे बात नहीं करने अपन को, इस पे बात करेंगे तो फिर इसको कब करेंगे, तो ये वर्क डन आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। वर्क डन वॉल्यूम कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। गैस एक्सपेंड हो रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गैस एक्सपेंड होगी तो सिस्टम काम कर रहा है ना, बाहरी अगेंस्ट द आउटर वर्ल्ड काम कर रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा, ये रहा नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला जो वर्क डन है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स ऑल, ऐसे आपको देखना है।
चलो थोड़ा सा और आगे वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब अपन लेते हैं एससी वर्मा। अगर आप दिया पी को मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर में लिख रखा है और ये वॉल्यूम मेरी मीटर क्यूब में मैंने दे रखा है, ठीक है। ये वाली चीज पी और क्यू को लेट से मैं यहाँ इसको बोल देता हूँ 1 और यहाँ लास्ट में इसको बोल देता हूँ 5 और इसके बीच में जो भी हो देख लिया, और यहाँ से मैं इसको 1 और लेट से मैं यहाँ इसको दे देता हूँ 3 या 4 ले लेते हैं 4 मीटर क्यूब। तो ये वाली कहानी आपको जानी है, बात क्लियर आ रही। तो और ये मैं यहाँ से देता हूँ ये, और ए से सिस्टम आया बी की तरफ, बी तक आया, बी से फिर सी पर गया और सी से ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ए पर आ गया, है ना। तो ए पर आ गया तो सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है, सिस्टम साइक्लिक है। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएगी आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन पूछा रहा हूँ वर्क डन, है ना। कौन सा वाला वर्क डन, ए बी सी ए वाला वर्क डन निकालिए आप। बी वाला पार्ट में पूछ रहा हूँ वर्क डन, है ना, डब्ल्यू ए से बी तक बी वाला वर्क डन, और सी वाला पार्ट में डब्ल्यू वर्क डन बी से सी तक का, ठीक है। और तीसरा वाला पार्ट ले लीजिए सी से ए तक का वर्क डन, सी से ए तक का वर्क डन, है ना। यहीं से आपके सारे माइंड के स्क्रू ओपन हो जाएंगे, है ना। आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पीवी ग्राफ पर बनेगी, और ऐसे ही जनरली इससे जरूरी नहीं और भी क्वेश्चन लेंगे इसके जिसमें आपको सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन करूं तो देखो वो प्रेशर कैसा दिया गया है, तो ये 1 लेट से ये ले लो 2 3 और ये 4। अच्छा एक काम करो तो इसको मिटा दीजिए, ये 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, मतलब जस्ट इंडिकेटिव है, आगे पीछे हो सकती है ये वाली बात है। अब आपसे वर्क डन पूछा है, कौन सा वाला वर्क डन पूछा है, ए बी सी ए वाला वर्क डन। तो क्या करेंगे आप, एरिया निकालेंगे। एरिया कहां, अंडर पीवी ग्राफ, अंडर पीवी ग्राफ का एरिया, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अपन इसकी बात कर रहे हैं, एरिया निकालना है, डब्ल्यू ए बी सी ए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ट्रायंगल है पूरा, तो ट्रायंगल 1/2, बेस कितना हुआ, यहां से यहां तक का बेस कितना, 4 - 1, तो ये 3 हो गया। हाइट कितनी हुई, ये मैक्सिमम हाइट 5 और ये 1, तो 5 - 1 4, तो ये वाला हाइट हो गया अपने पास। ये क्या हो गई, हाइट, और ये क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, बेस इनटू हाइट। बिल्कुल है ना, बच्चों को पढ़ाया जाता है जो 11th में आते हैं उस टाइप से, है ना। तो उसी स्टेप से अपन कर रहे हैं ताकि आपको इजी से वो चीजें अंदर दे। बेस कितना है, 3 कैसा है, मीटर क्यूब में, तो ये मीटर क्यूब मैंने लिख दिया। यही यूनिट भी लिख दो ताकि कट जाए तो उससे आगे झमेला ही ना हो, ठीक है। और ये हाइट कितना है, 4 कैसा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये कितना है, 3 2 जा 6, और ये क्या हुआ, अब मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटा तो एक m बचा, ये न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या होता है, F, और m क्या होता है, d मान लो, तो F × d क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ऑटोमेटिकली ये 6 जूल ही आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, 6 जूल आ गया। अब ये जो 6 जूल W आपके पास आया है 6 जूल, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, और वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा जब वर्क डन क्लॉकवाइज है। तो वर्क डन यहाँ से किसी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रही, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात क्लियर आएगी आपके पास, वर्क डन आपके पास आ रहा है पूरा। तो पूरा जो वर्क डन जो आपके पास आ रहा है किसका, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ का, तो ये वाला वर्क डन आपके पास कहां गया, ये वाला, ये -6 जूल आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आंसर कर दिया पहले वाले का, ठीक है। इतना कॉपी करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये हुआ, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। अब क्या करना है, दूसरा वाला वर्क डन निकालना है। दूसरा वाला वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है, ए बी। तो एरिया में मुझे क्या करना है, ए बी का एरिया निकालना है, इसका एरिया, मतलब ये वाली चीज है, इसका एरिया, और इसका एरिया आपके पास ये वाला कितना, इस रेक्टेंगल का एरिया, सिंपल इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ये क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है ना। तो एल कितना है, 4 - 3, 4 - 1, यानी 4 - 1 = 3, और ये कितना आ गया, मीटर क्यूब। और ये वाला है ना, विड्थ कितनी है, ये 1 - 0 तो 1 ही हो गया, और ये है कैसा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये अगेन न्यूटन मीटर स्क्वायर का ये बचा, तो ये 3 × 1,
तो नथिंग बट न्यूटन मीटर मतलब 3 जूल। अब ये कैसा आएगा, W इक्वल टू AB कैसा आएगा, यहाँ पर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, 4 यूनिट था यहाँ, 1 यूनिट, 4 यूनिट से दबाया जोर से, इंजेक्शन को दबा देना करके दबाया, तो ये दबाने पर क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है। इसको आप क्या बोल सकते हो, ये बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है। इसमें क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा। और यहाँ पर जब यहाँ बाय द सिस्टम किया जाएगा तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। और ऑन द सिस्टम करेंगे, ऑन द सिस्टम क्या होगा, कंप्रेस होगा वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेस होगा, यानी V क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ V क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, बाय द सिस्टम नहीं हो रहा। बाय द सिस्टम तो ये नेगेटिव आता है, बाय द सिस्टम यानी गैस जब एक्सपेंड होती है और वो कार्य करती है तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन गैस पर कार्य किया जा रहा है, जब हम उस पर कोई वर्क लगाते हैं तो ये ऑन द सिस्टम होगा। ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो W कहाँ गया, ये वाला कितना आ रहा है, +3 जूल आ रहा है, +3 जूल आ गया मेरे पास। तो ये वाला वर्क डन हो गया, है ना। चलो इसको कॉपी करो पहले, चलो हटाया इसको। दूसरा आ रहा था वर्क डन कौन सा, BC, वर्क डन BC। देखो D P इंटू डेल्टा V करूंगा मैं, और V कितना होता है, V2 माइनस V1 होता है। और यहाँ देखो V भी 1 ही है, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया, यानी कहने का अर्थ P इंटू 0 बराबर 0। यानी यहाँ वर्क डन के साथ आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। और ये वाला प्रोसेस कैसा था, ये वाला कैसा प्रोसेस था, ये आइसोबारिक प्रोसेस था, जिसमें P क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। और ये आइसोकोरिक है, जहां पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बात क्लियर हो रही। न्यूमेरिकल बहुत आसान लेवल से मैं उठा रहा हूँ, अच्छा न्यूमेरिकल भी उठा सकता था, लेकिन पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये W0, तो इसका तो 0 हो गया, है ना। तो ये भी मैंने कर दिया। चलो इतना कॉपी करो, चलो ये हुआ, फिर थोड़ी इसमें लगे बनाता हूँ। अब यहाँ से मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अब मुझे एरिया निकालना, वर्क डन CA, तो एरिया अंडर CA, तो वर्क डन CA निकालूंगा तो एरिया अंडर क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया अंडर, देखो ये क्या आ जाएगा, लेट्स से ये E और F बोल दो इसको। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, कितना हो जाएगा, C E F A और C। यहाँ से इतना बड़ा वर्क डन, यानी एक तो ये रेक्टेंगल होगा अपने पास और ये होगा ट्रायंगल। तो ये रेक्टेंगल प्लस इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया में मैंने क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है विड्थ इनटू हाइट। विड्थ कितनी है, 4 - 1 3, यहाँ लिखा है 3, तो ये हो गया 3। और हाइट कितनी है, 1, है ना। और यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, ट्रायंगल का एरिया, पूरा ट्रायंगल का एरिया क्या जाएगा, देखो ट्रायंगल का एरिया 1/2, है ना। बेस तो 3 है और हाइट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये अभी हाल निकाला भी था हमने, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया था, ये 3 + 2 = 2, ये कितना हो गया 3, और ये 3 × 2 = 6 आपके पास आया, ठीक है। 3 × 2 = 6 आ रहा है ना। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, 6 तो आया, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया टोटल, 6 और ये 9, ये कितना आ गया, 9 जूल आ गया। कैसा आया, 9 जूल नेगेटिव आया। अब आपको कहेगा अरे यार सर ये तो बात ही समझ में, 9 जूल नेगेटिव कैसे कर दिया आपने, समझाता हूँ। 9 जूल नेगेटिव ऐसे हुआ कि यहाँ से C से क्या वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा, यानी गैस आउटर वर्ल्ड पे काम कर रही है, गैस आउटर वर्ल्ड पे काम कर रही है, मतलब बाय द सिस्टम किया जा रहा है। और बाय द सिस्टम के लिए मैंने बहुत कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वाला नेगेटिव जाएगा। तो चलो अब इसका जस्टिफिकेशन आ जाए कि टोटल वर्क डन जो आएगा, वर्क डन टोटल इक्वल टू वर्क डन AB प्लस BC प्लस CA, है ना। ये वर्क डन इसके बराबर आना चाहिए। AB का वर्क डन कितना आया, +3 जूल, है ना। BC का वर्क डन कितना आया, 0, और CA का वर्क डन कितना आया, 9 जूल। तो जोड़ो इसको, दीजिए क्या, -6 जूल। तो ये आ गया WT -6 जूल। क्या पहले भी -6 जूल ही आया था, यस आया था सर। ये तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है। और ये कैसा है, P भी इंक्रीज हो रहा है, B भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो इस टाइप से। तो ये तीसरा भी मेरे पास आ चुका है। तो तीनों को निकाला और तीनों का जस्टिफाई भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम कितनी होगी। तो टोटल हीट सप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लगाओ, Q = W + ΔU। हाँ, और यहाँ से
Q कितनी होगी, W टोटल कितना आया, -6 जूल आया, -6 जूल आ गया, और प्लस U कितना आ जाएगा, U 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया। तो ये इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं। पाथ फंक्शन क्या है, वर्क है। पाथ फंक्शन मतलब ट्रेवल पाथ पे डिपेंड करने वाला, कहां कहां होकर आए। तो ये स्टेट फंक्शन है, 0 हो गया। तो टोटल हीट सप्लाइड -6 जूल आपके पास आ गई, ठीक है, 6 जूल आ गई है। ये मैं जूल में ही इसको इंडिकेट कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको कैलोरी में भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कन्वर्जन वगैरह होता है, बट हाँ ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, -6 जूल आ गई। क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है और आई थिंक ये 62 पेज पर दिया गया है, आप लोग भी इसको इजीली देख सकते हैं ना। तो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मजे आ जाएंगे। और थोड़ा सा लेवल को उठा रहे हैं पर, है ना। और वर्मा जी बिल्कुल वरदान है ना जे नीट के लिए। तो अब आप बोलेंगे सर और भी बुकें आ गई मार्केट में, हाँ बुकें तो बहुत आ गई है, लेकिन जिस प्रकार से फाउंडेशन को इन्होंने लिया है, थ्योरी के क्लियरेंस में लिया है, लाजवाब है ना। तो इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके पास कितना आ रहा है, 10 cc आ रहा है ना, 10 cc है। और यहाँ पर आ रहा है 25 cc, है ना, 25 cc। और ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है वॉल्यूम को, है ना। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास आया 10 किलो पास्कल, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये दे रहा है 30 किलो पास्कल, ठीक है। ये क्या पास्कल है, तो वॉल्यूम है, ठीक है। अब आपके पास एक दिया गया है ADB, है ना, ये ADB, और एक है ACB। तो एक ये यहाँ से सिस्टम होके यहाँ जा रहा है ना। तो इसका तो ये हो गया, चलो मैं कलर, है ना, अरे यार ये वाला सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो है आपके पास यहाँ से ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। और दूसरा वाला जो सिस्टम है वो आपके पास लाइक दैट, यहाँ से ऐसे जाओ, है ना, या ऐसे जाओ, है ना। तो ये दो बातें कही गई है। अब इन दोनों बातों को ही अपन को क्या करना है, काम चलाना है इसी पर। तो अभी आपको क्या पूछा गया है, ये पूछा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। शो दैट द 3 paths through which a gas can be taken from state A to state B. Calculate the work done by the gas. Calculate the work done by the gas. Yes, in each 3 paths. In each 3 path में हमको क्या करना है, 3 path में वर्क डन निकालना है ना। 3 path में वर्क डन निकालना है। चलिए, तो पहले मैं A से C पाथ में वर्क डन AC निकालता हूँ। वर्क डन AC, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लूंगा, है ना। तो बस यहीं से आंसर मिल गया मुझे, यहीं से मुझे आंसर मिल गया किसका, वर्क डन AC। ये नहीं, AC और BC अभी अपन निकालेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो W = AC कितना होगा, A से C तक। अरे बाबा मजा आ गया। ये क्या है, वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, P × ΔV कितना हो जाएगा, ΔV 0 होती है, तो वर्क डन तो 0 हो गया AC के लिए। अब वो वर्क डन CB के लिए निकाल लो, वर्क डन CB के लिए निकाल लो। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर 30 पास्कल है, तो 30 किलो पास्कल है, तो यही है। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, आइसोबारिक हुआ। आइसोबारिक में क्या होता है, P × ΔV होता है। P कितना है, 30 किलो पास्कल, और V2 - V1 25 - 10, तो ये वाला रेंज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 cc आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो ये मैं लिख दूंगा 15 cc। अब बोले से cc का मतलब क्या होता है, cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 30 × 10 की पावर नथिंग बट क्यूब इंटू 15 इंटू आप यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -2 का क्यूब होगा ना, -2 का क्यूब होगा। तो ये 13 × 50, और ये आ गया 10 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 - 6। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो ये 45 है ना, 450 हो गया। और इंटू 10 की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और यहाँ पर कितना है, 10 की पावर -6 है। तो आप क्या करेंगे, 0.45 इंटू 10 की पावर, यहाँ से 3 0 पीछे खिसका है, तो 3 और 3 6 इंटू 10 की पावर -6 मर गया, क्या बचा 0.45 जूल। कौन सा वाला आंसर आया, W = CB। तो मुझे अगर वर्क डन निकालना किसके अक्रॉस, WACB, है ना, ये एक पाथ हुआ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, WCB + WAC, है ना, WAC जोड़ दो इसको, तो ये कितना आया,
45 जूल हो रही तो 0, और ये क्या है, ये अपना आंसर है, क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है ये। ओ दादा ये क्यों बंद हो गया, है ना, ये क्वेश्चन के पहले पार्ट, शिट, ये बिल्कुल, हाँ चलो चलो चलो, हाँ तो ये वाला आपके पास आंसर का वर्क डन आ गया है, ठीक है। तो ACB, अब आपको ऊपर वाले पार्ट का निकालना, तो जगह तो मैंने रखी नहीं है, नीचे जाऊंगा तो फिर दिक्कत है ना, तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसका रिमेनिंग पार्ट का। फिर क्या पूछा, वर्क डन ADB, तो वर्क डन में क्या करूंगा, देखो वॉल्यूम कहाँ चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम DB से नहीं चेंज हो रहा। तो वर्क डन की अगर DB की बात करूँ तो 0, देखो ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ क्या फिक्स है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाए, AD के इक्वल। तो वर्क डन AD और प्लस DB, तो ये इसका है, तो ये तो 0 ही गया, है ना। वर्क डन AD को देखो, वर्क डन AD क्या है, P इंटू डेल्टा V, यस सर, P कितना है, 10 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल मतलब 10 की पावर 3, अब थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं, और ये डिफरेंस कितना आएगा, बोलो जल्दी से, ये वाला डिफरेंस 25 माइनस 10, तो कितना हो गया 15, है ना, 15 इंटू 10 की पावर नथिंग बट वही वाली चीज जो इधर लिखे 10 की पावर माइनस 2 CC है, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 15, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो मैं क्या करूँगा 150 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो यहाँ अगेन 0.15 कर दिया, और ये 10 की पावर 3 और इसका 3 लिया, ये 6 इंटू 10 की पावर अगेन 6, ये फिर मर गया, तो ये क्या हो गया, ADB का वर्क डन कितना आएगा 0.15 जूल। बस कितना आसान था बस अगर क्वेश्चन की कैलकुलेशन करोगे तो बहुत इजी आ जाएगा। तो ये SC वर्मा का क्वेश्चन था, पेज नंबर 64 पे 62 पर था, ठीक है। तो ये मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लिया, है ना, तो ये आपको करना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, है ना, इसका सॉल्यूशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपके पास इजीली हो जाएगा। चलो दूसरे पेज पे चलते हैं, है ना, दूसरे पेज पे चलना है रे ना, चलो अगला क्वेश्चन SCV से उठे हैं। चलो एक क्वेश्चन और अच्छा लग रहा है मुझे, तो SCV से उठा लेता हूं मैं, इसका 10th का क्वेश्चन, उसके बाद फिर और अच्छे वाले क्वेश्चन जो मेरे पास रखे हुए हैं, मजे आ जाएंगे आपको, है ना, बोला है। तो इन्हीं का क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेंगे ताकि अच्छा हो जाएगा। एक ये फुटबॉल, है ना, फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल के टॉप लेयर का सर ने बोला है कि ये है 1300, ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है, अगेन CC में दिया है इन्होंने, और नीचे वाला दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, अब तक शायद आपने नहीं सुना होगा बिल्कुल। ये यहाँ से दिया गया है, ये यहाँ से दिया गया, ये कितना दिया गया है, ये भी 100 है, और ये 300 है ना। अब ये सर्कल दिया गया, ये कह दिया कि ये सर्कल है, और अब आपके पास ये P दिया गया है किलो पास्कल में, ठीक है, और ये CC में दिया गया। अब आपसे पूछा गया है कि द कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस थ्रू द शोन इन फिगर, ठीक है। तो हीट क्या एब्जॉर्ब पूछी गई, हीट एब्जॉर्ब इसमें पूछा गया है ना, हीट, बहुत अच्छी बात, हीट एब्जॉर्ब पूछा गया, तो यहाँ में क्या लिखूंगा, हीट इज इक्वल टू W प्लस U। अब ये कैसा है, साइक्लिक है, साइक्लिक जहां से चले वहीं से कहीं से भी ले लो इसका, है ना, यहाँ से ले लो, मान लो कि यहाँ ये A है, तो वापस घूम के B से होता हुआ A पे ही आ गया, तो ये इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गई, तो यानी जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, मेरी हीट हो जाएगी। तो पहले मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ, तो वर्क डन क्या निकालूंगा, PV ग्राफ का एरिया, PV ग्राफ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, नो पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, होता है, अब तक आप करते आए, क्योंकि जब इसका एरिया निकालते थे आप, तो इसमें एक आर ये एक आर है, तो दोनों ही आर क्या है थी, मीटर सेंटीमीटर सेम यूनिट में दी गई थी, यहाँ नहीं दी गई, पाई इंटू आर, तो एक आर आपको प्रेशर के टर्म में लेना पड़ेगा, एक आर आपको वॉल्यूम के टर्म में लेना पड़ेगा। यस, यही क्लू था, बस। अब ये कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, बोलो जल्दी से, ये 300 माइनस 100, तो ये एक आर कितना आ गया आपके पास, प्रेशर वाला आर कितना आ गया, कौन सा वाला है, वॉल्यूम वाला ले लो, चलो ये वॉल्यूम वाला 300 माइनस 100, तो
ये क्या आया, डायमीटर आया, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर आ गया, तो यहाँ से आर वी कितना आ जाएगा 200/2, तो ये 100, तो आर वी जो आपके पास आ गया 100 cc। ओ बहुत मस्त बात, बहुत मस्त, दिल खुश हो गया, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। और ये भी डायमीटर तो सेम होना, तो 2RP बराबर कितना हो गया, ये भी 300 - 100 है ना, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, ये D इज इक्वल टू 2RP इक्वल टू 300 फाइनल माइनस इनिशियल 100/2, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, तो RP निकल जाएगा मेरे पास, ये कितना आ जाएगा 200/2, तो ये 100 किलो पास्कल आ गया, है ना। तो RP, लेकिन RV बराबर RP है, लेकिन यूनिट तो अलग है ना स्टूडेंट्स, यूनिट तो अलग है ना। तो ये वर्क डन निकालना मुझे, तो वर्क डन कितना हो गया पाई RV इंटू RP, लेकिन है न्यूमेरिकली इक्वल है, लेकिन न्यूमेरिकली में भी अपने वो को कर रखा, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू RV की वैल्यू क्या लिखोगे, RV की वैल्यू 100 इंटू 10 की पावर 100, तो आए से क्यूब, है ना। तो ये किलो पास्कल से पास्कल में आ गया। अब ये V की वैल्यू लिखो, ये V की वैल्यू कितनी है, ये भी 100 cc, मतलब cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.14 इंटू 2 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए, ये 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 हो गया, ठीक है। तो 4 + 3 7 में से 6 गए तो कितना हो गया 3.14 इंटू 10, तो ये आपके पास हो गया 31.4 जूल, ये आपका वर्क डन हो गया, है ना, होल प्रोसेस। और ये किसके बराबर, हीट के बराबर है। तो ये आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आपका आएगा 31.4 जूल। इतनी हीट क्या होगी, इजेक्टेड या रिजेक्टेड, एब्जॉर्ब पूछिए, तो ये वाला आंसर आपका जो आंसर है कहाँ गया, यस, इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, इसको आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो भी करना है ना, यहाँ से आपको जो भी करना है वो लिख लो जल्दी से, है ना। चलो फिर मैं थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चनिंग लेता हूँ। तो ये किस पे हुआ है, पीवी ग्राफ पे बात हो रही है, थोड़ी सी पीवी ग्राफ पे, मान लो P है, ठीक है, ये PT डायग्राम है। अब यहाँ V नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, P और T, और ये आपको दिया गया है, और टोटल वर्क डन पूछा है, यस वर्क डन पूछा है ABCDA कितना होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि ये कैसा है साइकिल, यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये A से B, B से C, C से D और D से अगेन A, तो ये जहां से चला वहीं पर आ गया। और कैसा है, तो इंटरनल एनर्जी 0, ये वाली बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। और क्लॉकवाइज है तो वर्क डन इज नेगेटिव आएगा, नो डाउट, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाला अगर एक ही ऑप्शन दिख रहा है चिपका दो, कोई सोचना ही नहीं उसमें। बातें क्लियर हो रही। अब आपको क्या करना है, इसका या तो मैं इसका वर्क डन निकालूं, यहाँ पर एरिया नहीं निकाला जा सकता, यहाँ पर एरिया नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये पीटी है, पीवी नहीं है, पीवी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ निकालो। यहाँ पर एक पर आपको कितना दिया, TA दिया गया है, ये TB टेम्परेचर दिया गया है, TC भी दिया गया है और TD भी दिया गया है आपको टेम्परेचर। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। तो आप याद रखिए PV = nRT, PV = क्या होता है nRT, ठीक है। तो अब P यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P कैसा हो रहा है, वेरी कर रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है P, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो रहा है। यहाँ पर देखिए A से B तक की अगर मैं बात करूँ, ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई A से B तक की। तो अगर मैं W = A से B तक की बात करूं, A से B तक की, तो ये क्या है, यहाँ पर V क्या है, कांस्टेंट है, V क्या कांस्टेंट है, क्योंकि P/T क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे कि V/T G या A एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है क्या, था उस अपना जो होता है VT ग्राफ में, उसी प्रकार काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ से क्या आ गया, V कांस्टेंट, P/T है ना, P/T क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज नथिंग बट V। V जब यहाँ कांस्टेंट है यानी डेल्टा V कितना होगा, 0 होगा, तो वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो WAB पहले मैं लिख देता हूँ, WAB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो, इसमें भी देखो ये वाली लाइन भी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो W = क्या कर सकता हूँ मैं, DC, W = DC मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। दोनों की कंडीशंस में बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स।
बहुत इजी बात है कि स्ट्रेट लाइन आ गई, थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन और डी से सी तक या सी से डी तक स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के द्वारा वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो हो गया वर्क डन, ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। और ये वर्क डन जीरो हो जाएगा, निकालना किसका, बी और सी, और ए और डी का निकालूंगा और इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा नेट वर्क डन आ जाएगा। ये तो करते आए अपन, बस यही करना है। चलो इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, आगे समझाता हूं मैं। ये मैंने हटा दिया, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, वर्क डन निकालना है बीसी का। बीसी का वर्क डन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, पी डैश, और यहाँ पर डेट से टी डैश है, वी डैश है, मतलब वॉल्यूम वी डैश माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो रहेगा पी डैश ही, और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पर पी डैश वी हो गया, है ना। तो यहाँ से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो ये लगाइए, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो मुझे तो चाहिए पीवी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है वास्तव में पीवी, पी यानी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी अगर मैं चाहूं तो यहाँ से अगर पी डैश कॉमन निकालूंगा तो वी माइनस वी डैश बन जाएगा, ये क्या है डेल्टा वी। अब ये तो है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे लिख दो पी डेल्टा वी बराबर एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया 3, तो यहाँ पे लिख देगा 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3 और आर, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। तो मुझे तो वास्तव में तो डेल्टा टी, तो पी डेल्टा वी की जगह मैं पी डेल्टा टी लिख सकता हूँ। तो ये वाली चीज आएगी 3 इंटू आर, और आर की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, ये रख देंगे लास्ट में, अभी नहीं, है ना। और डेल्टा टी, डेल्टा टी आपको फाइंड करना है, तो डेल्टा टी आपके पास कितना वाले अपन, वी डैश और वी, तो ये तो है नहीं पता अपन को, ये दोनों पता नहीं, लेकिन इसके इक्वल जो क्वांटिटी है वो अपन को पता है 3RT, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी, यहाँ से अगर मैं मान लूँ पी डेल्टा वी लिखा जाए तो 3R कॉमन आ जाएगा और T2 माइनस T1 हो जाता है, ठीक है। तो यही वाली चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस किनका, किसके बीच के, बीसी का। बीसी का डिफरेंस कितना आ रहा है 2200, मान लो कि ये मैंने लिखा कि 2200 माइनस 800, 2200 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3R, 2200 और माइनस 800 कितना होता है 1400, है ना, 1400। तो ये आपके पास है माइनस 4200R, ये WBC मेरे पास आया है, WBC मेरे पास आया हुआ। बात क्लियर आ रही, इतना नोट करो, फिर आगे की स्टोरी में समझो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये WBC मेरे पास कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, WBC आ रहा है माइनस 14R, ठीक है। R की वैल्यू में अभी नहीं लिख रहा हूँ, WBC के बाद W D से A या AD जो भी है ना, ये निकालना अभी, तो वो मैं R की वैल्यू फाइनल रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट, तो फालतू की कैलकुलेशन यानी लेस कैलकुलेशन करना है अल्टीमेटली, तो ये हटा दो। तो ये नोट हो गया आपका, ये हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अपन बात को शुरू करते हैं, यहाँ से अपन बात को शुरू करते हैं AD वाला, है ना, ये वाला वर्क डन निकालना है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ बताओ, यहाँ पे ये वाला कैसा वर्क डन था, आइसोबारिक था, ये कैसा था, आइसोबारिक, क्योंकि P चेंज नहीं हो रहा, यानी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो वो कैसा होगा, आइसोबारिक। ये भी आपके पास कैसा है, आइसोबारिक है, याद आया, यस। और ये दोनों कैसे हैं, आइसोकोरिक है ना, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर V कांस्टेंट है और इन दोनों के अंदर P कांस्टेंट है, याद आया, P कांस्टेंट है, दैट्स ऑल। तो अब आप क्या करो, P कांस्टेंट है तो वही वाली चीज आपको, यही वाला P कांस्टेंट के लिए आइसोबारिक के लिए क्या हो जाएगा, P डेल्टा V निकालना है, और P कितना है मेरे पास इस केस में, ये तो मुझे याद ही नहीं है ना, याद ही नहीं, तो P डेल्टा V के इक्वल क्या लिखेंगे अपन, ये चीज लिखेंगे, तो 3R और वही वाली T2 माइनस T1, है ना, तो 3R ऐसा ही रखा, और T2 और T1 का आपका डिफरेंस ले लीजिए। हाँ, यहाँ पर प्लस होने वाला है माइनस, तो ये अगर प्लस हुआ था तो यहाँ पर यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर P कांस्टेंट रख दूं और टेम्परेचर मेरे पास क्या हो, कम हो, तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना। वॉल्यूम जब कम हो रहा है मतलब गैस पर वर्क कर रहे हैं, गैस पर हम वर्क कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है, ऑन द सिस्टम वर्क किया जाए तो W इक्वल टू पॉजिटिव हुआ, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा मेरे पास। पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, दैट्स ऑल। अब आपके पास इसका T2 माइनस T1 का डिफरेंस ले लो, कहाँ गया, कितना डिफरेंस, A और D का डिफरेंस 600 और 1200, 1200 और 600 का डिफरेंस कितना होता है
1200 माइनस 600, चलो लिखो इसको, तो ये 6 दिया 1800 आ रहा है ना। ये कितना आ गया 18, ये वाली बात क्लियर आ गई, तो 80 आपके पास आ गया। इतना पहले नोट करो, फिर अब आगे की एक्चुअल कहानी में समझाता हूं आपको, है ना, हम समझाते हैं। चलो ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 1800 आर हुआ, है ना, 1800 आर हुआ, ये वाला प्लस। चलो तो अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो ये मैं हटा रहा हूं, टोटल वर्क डन मुझे निकालना है यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, W टोटल, W टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W AB प्लस W BC प्लस W CD प्लस W DA, यानी जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो ठीक है, तो WAB कितना है, WAB तो 0 है, WBC कितना आया, माइनस 4200 आर, और प्लस CD कितना आया, BC या CD तो 0 है, प्लस DA कितना आया, DA 1800 आर। यहां से यू विल कैलकुलेट, तो यहां से ये माइनस करो, कितना आ जाएगा इसका, फाइनली आपके पास W टोटल मुझे निकालना है, तो W टोटल इसमें से माइनस होगा तो कितना होगा, नथिंग बट 10 माइनस करूंगा तो 32 में से 8 गया, तो कितना आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस कर दीजिए, तो ये 10 गया, 32 में 8 गया, तो ये माइनस का 2400 आर, और आर की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 8.3, तो माइनस 24 और ये 8.31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19944 जूल योर टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कैसा आएगा, 20, तो ये आएगा माइनस का वर्क डन आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आया, इतना मल्टीप्लाई करके देख लेना है वाली चीज, ठीक है। अब आपके पास आया फर्स्ट लॉ, क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ कहता है Q इक्वल टू WT प्लस इंटरनल एनर्जी, जहां से चले वहीं आ गए, तो इंटरनल एनर्जी तो वही तेल लेने, ये तो हो गया 0, ठीक है। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 19,944 जूल, यही मेरे पास क्या हो जाएगी, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ऐसे